गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भारतीय शिक्षा इतिहास के संदर्भ में वैदिक कालीन शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन ध्यान यहाँ पे करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा की सबसे पुरानी परंपरा का पता चलता है जो वैदिक युग से मानी जाती है। निश्चित रूप से वैदिक कालीन इतिहास के जो स्रोत हैं वह मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ, पुराण, इन्हीं को माना जाता है। और इन ग्रंथों में उल्लेखित शिक्षा संबंधित जो विचार हैं उनके आधार पर ही हम वैदिक कालीन शिक्षा की बात करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैदिक ग्रंथों में वर्णित शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत या वैदिक ग्रंथों में वर्णित शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। चूंकि वैदिक कालीन इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत जो है वेद ही है, अर्थात वेदों में वर्णित शिक्षा प्रणाली को ही वैदिक शिक्षा कहा जाता है। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से वैदिक शिक्षा के संदर्भ में जो भी शोध हुए हैं उसी में से एक इतिहासकार अल्तेकर होते हैं। अल्तेकर ने वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को निम्न रूप में वर्णित किया है। जो सबसे पहली बात उन्होंने कही थी या वैदिक शिक्षा के उद्देश्य बताए थे, वैदिक शिक्षा के जो उद्देश्य बताए थे वह था धार्मिक भावना का विकास। दूसरा उद्देश्य है चरित्र का निर्माण। तीसरे उद्देश्य की अगर बात करें व्यक्तित्व का विकास करना। चौथे उद्देश्य की बात करें नागरिक और सामाजिक कर्तव्य की भावना का विकास, अर्थात नागरिकता का विकास, सामाजिकता का विकास, साथ ही साथ तो ये मुख्य रूप से 5 उद्देश्य हैं जो वैदिक कालीन शिक्षा के संदर्भ में हम यहाँ पे देखते हैं, जो वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में जाने जाते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी निश्चित रूप से तात्कालिक सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए अपने विशिष्ट रूप में संचालित हो रही थी। और इसके अलावा अगर वैदिक कालीन शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं जब यहाँ पे, तो यह देखा जाए कि धार्मिक भावना के विकास अगर हम करें तो निश्चित रूप से वैदिक युग में धर्म का अत्यधिक महत्व था, लेकिन इस धर्म का जो स्वरूप था, जो रूपरेखा था, वह निश्चित रूप से व्यक्ति के कर्म पर आधारित था। अर्थात आज के समय में हम कह सकते हैं कि जो दैनिक जीवनचर्या थी, अर्थात जीवन जीने का जो लाइफ स्टाइल होता है, उस लाइफ स्टाइल की बात की गई है उस धर्म के साथ। प्रत्येक व्यक्ति का क्या धर्म है, जब वो शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षार्थी के रूप में किस प्रकार का धर्म है, ये सारी चीजों की विस्तृत व्याख्या यहाँ पर की गई थी। अर्थात एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करने का जो कार्य था वह वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। अभी थोड़ा सा विस्तार से और हम बात करेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा की बात होगी, विषयों से जो विस्तार से बात होगी इसमें। फिर इसी के अंतर्गत अगर संरचना की बात करें, जो वैदिक कालीन शिक्षा की संरचना थी और संगठन था वो किस प्रकार का
तो निश्चित रूप से वैदिककालीन शिक्षा की जो संरचना है वह दो भागों में बटा हुआ है। पहली बात तो प्रारंभिक शिक्षा की है, और दूसरी बात अगर देखी जाए तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा। एक बात हमको ध्यान रखनी है, जिस प्रकार से वर्तमान समाज में शैक्षिक संगठन, प्रशासन और स्तर की बात की जाती है, इस तरह की कोई व्यवस्था वैदिक कालीन शिक्षा के संदर्भ में नहीं थी। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से प्रारंभिक शिक्षा जो है यह परिवार में होती थी। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तो पुरोहित द्वारा उस बालक का विद्यारंभ संस्कार करके चावल के दानों पर उसे वर्णों को लिखवाया जाता था और इसके साथ ही उसका विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ हो जाता था। और प्रारंभिक शिक्षा बालक को परिवार में ही प्राप्त होती थी। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा यह लगभग 8 वर्ष की आयु पर, हालांकि वर्ण क्रम के अनुसार यह अलग अलग था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि जब बालक 8 वर्ष का प्रारंभ हो जाता था, ब्राह्मण बालक 8 वर्ष का था, तब से जो है उसकी शिक्षा की व्यवस्था जो है गुरुकुल में होने लगती थी। अर्थात उस शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुरुकुल की बात हम करेंगे। ध्यान देने की बात है, प्रारंभिक शिक्षा जहाँ परिवार में शुरू होती है वही उच्च शिक्षा की शुरुआत जो है गुरुकुल या आश्रमों में होती है। और यह उच्च शिक्षा जो है गुरुकुल प्रणाली पर ही आधारित है। ठीक है, इसमें शिक्षण का कार्य गुरुकुल में रहने वाले गुरु, ऋषि, आश्रम परिषद इनके द्वारा संपन्न कराया जाता था। और इसीलिए जो गुरु होते थे, गुरु को बालक का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी और विश्व भारती जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के केंद्र हैं वह आज भी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के संगठन पर ही आधारित है। चूंकि उच्च शिक्षा की बात चल रही थी, हम लोग जैसे कह रहे थे 8 वर्ष गुरुकुल में जो प्रणाली है गुरुकुल प्रणाली पर आधारित है। गुरुकुल में प्रवेश हुआ था बालक का और गुरुकुल में ही यह शिक्षा प्रारंभ होती थी। प्रवेश की जो आयु थी, गुरुकुल प्रवेश की आयु थी ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 10 वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 10 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष, इसका वर्णन मिलता है। निश्चित रूप से यह व्यवस्था देखा जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वाली जो बात करते हैं हम लोग, निश्चित रूप से यह एक समाज की व्यवस्था पर आधारित थी। और प्रारंभिक वैदिक काल में जो सामाजिक संगठन था वह इस व्यवस्था पर ही आधारित थी। इसमें जो ब्राह्मण वर्ग होता था, अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ, कर्म कांड से संबंधित जो भी कार्य होता था वो ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय जो होता था उसका कार्य जो है राष्ट्र की रक्षा करना, युद्ध को लड़ना और साम्राज्य का विस्तार करना। वैश्य का कार्य था, निश्चित रूप से इसका जो कार्य था वह यह था कि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। और एक और वर्ण हुआ करता था, शूद्र वर्ण हुआ था, जो इन तीनों वर्णों को
सहयोग करने का कार्य करता था। लेकिन हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आते आते यह व्यवस्था टूट गई और प्रारंभिक वैदिक काल में जहां यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, वही उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पे आधारित हो गई। ठीक है, तो यहाँ तीन की बात अगर हम करें, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, वैश्य की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो इनकी गुरुकुल में प्रवेश की आयु थी, इनके वर्ण के अनुसार अलग अलग थी और उत्तर वैदिक काल में इसमें कठोरता आ गई थी। प्रवेश के बाद अगर हम करें तो इसी समय जो उपनयन संस्कार होता था, प्रवेश का माध्यम था। प्रवेश के समय बालक का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के पश्चात बालक आश्रम में प्रवेश करता था और अपनी शिक्षा का प्रारंभ करता था। ठीक है, शिक्षण संस्थान की अगर हम बात करें, वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षण संस्थान थे, शिक्षण संस्थान की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, गुरुकुल और परिषद, ये दो महत्वपूर्ण थे, जिसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो गुरुकुल ही महत्वपूर्ण एक शिक्षण संस्थान के रूप में आता है। परिषद एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत शामिल थी, जिसका प्रयोग हम शिक्षण संस्थान के रूप में भी, या जो शिक्षण संस्थान के दायित्वों का निर्वहन भी करती थी, इसलिए परिषद को भी महत्वपूर्ण माना गया है। और वैदिक युग की अगर बात करें हम, तो वैदिक युग में विद्या के जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे या संख्या थी, वह परिषद ही बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वह परिषद बताई गई है। इस परिषद में वेद के 4 विद्वान, धर्मशास्त्र के 3 विद्वान, ब्रह्मचर्य, एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, तीनों आश्रमों के एक एक प्रतिनिधि, इन 10 व्यक्तियों से मिलकर एक परिषद का गठन होता था। परिषद सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अनेक विषयों पर विचार करने के लिए बैठकों का आयोजन करती थी और इसके निर्णय को हर किसी को मानना अनिवार्य था। ठीक, गुरुकुल की बात हम लोग करें अगर, तो एक प्राचीन और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र जो होता था वह गुरुकुल होता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक गुरुकुल में प्रवेश करता था और गुरुकुल के नियमों के अनुरूप ही वह अपना जीवन यापन करता था। एक बार जो थोड़ा सा मैं बैक करना चाहूंगा, वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था थी, निश्चित रूप से वह 4 भागों में डिवाइड की गई थी। मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम की बात की गई थी। उन चारों आश्रमों के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन जो है निर्धारित किया गया था। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। एक सामान्य व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई थी और 25-25 वर्षों में इन सभी आश्रमों का बंटवारा किया गया था। यह एक सामाजिक व्यवस्था थी वैदिक काल की, और उस वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए ही कर्म पर आधारित जो सामाजिक विभाजन था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण शामिल किए गए थे। ये उस सामाजिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए ही किया गया था। और याद रहे कि इन 4 वर्णों का निर्धारण कर्मों पर आधारित था, जन्म के आधार पर नहीं था।
कोई भी व्यक्ति अपने क्रियाकलापों अर्थात कर्म के अनुसार वर्ण का चयन कर सकता था। क्षत्रिय चाहे तो ब्राह्मण का कार्य सकता था, ब्राह्मण चाहे तो वैश्य का कार्य कर सकता था, वैश्य चाहे तो ब्राह्मण का कार्य कर सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इस व्यवस्था में व्यापक रूप से गिरावट आई और जो कर्म आधारित सामाजिक संगठन था वह जन्म पर आधारित हो गया। अर्थात अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, वह वही कर्म कर सकता है जो क्षत्रियों को निर्धारित किया गया है। वैश्य का बेटा वैश्य ही होगा, अर्थात बनिए का लड़का बनिया ही होगा, वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता है, वो वही कर सकता है। शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। यह गिरावट उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए जो वैदिक काल की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं शिक्षा संस्थान के रूप में गुरुकुल, तो निश्चित रूप से गुरुकुल में प्रवेश की आयु अगर देखा जाए या प्रवेश की बात जो देखी जा रही है वह महत्वपूर्ण है। गुरुकुल एक ऐसे शिक्षण केंद्र के रूप में थे जहां बालक का सर्वांगीण विकास होता था। क्योंकि हम लोग जब ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग पढ़ रहे थे वैदिक शिक्षा के उद्देश्य की बात कर रहे थे तो हमने कहा सबसे पहला जो उद्देश्य बताया गया था वह था धार्मिक भावना का विकास। ठीक है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही ये दोनों संस्थाएं हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन दोनों संस्थानों का विशेष महत्व है। तो पहला जो उद्देश्य था वो धार्मिक भावना का विकास करना था। धार्मिक भावना का विकास के अंतर्गत इसके लिए कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया था। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में कोई ऐसा अलग से पाठ्यक्रम नहीं बताया जाता है जो धर्म से संबंधित व्याख्या करता हो, धर्म के बारे में बालक को बताता हो। बल्कि मैंने पहले भी कहा था कि जो धर्म है वह जीवन शैली है, वह लाइफ स्टाइल है। उसका नित्य और दैनिक कार्य किस प्रकार से संचालित होगा उस पर आधारित है। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य बताया गया धार्मिक भावना का विकास, निश्चित रूप से वह एक ऐसी परिस्थिति की बात करता है, एक ऐसे वातावरण की बात करता है वैदिक कालीन शिक्षा कि उसके अनुरूप उसको व्यवहार करना सिखाया जाए। अर्थात कोई कर्मकांड पढ़ाना, मंत्रोच्चारण करना, धर्म का मतलब सिर्फ वहां तक नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब अपने निजी या व्यक्तिगत जीवन को जीते हुए अपने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को कैसे पूरा किया जाए, ये धर्म। निश्चित रूप से उस भावना के विकास के लिए बालक के आसपास ऐसा वातावरण तैयार किया जाता था जिससे बालक में धार्मिक भावना का विकास हो। और उस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो गुरुकुल होता है। गुरुकुल का वातावरण अगर देखा जाए तो इस प्रकार से बनाया गया था। पूरा पाठ्यक्रम, पूरा शिक्षा प्रणाली, रहन सहन इस प्रकार से बनाया गया था कि बालक के धार्मिक भावना का विकास हो। सर्वोपरि उद्देश्य की बात करेंगे, सर्वोत्तम उद्देश्य की बात करेंगे, शिक्षा का जो परम लक्ष्य था, परम उद्देश्य था वैदिक काल में, वो था मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, मृत्यु और मोक्ष में अंतर है। मोक्ष की प्राप्ति एक व्यापक संकल्पना है। मोक्ष की प्राप्ति हेतु मनुष्य को कौन कौन से कर्तव्य कर्म करने चाहिए, उसी के आधार पर वैदिक कालीन समाज में जो आश्रम पद्धति विकसित थी उसका विवरण मिलता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसके द्वारा ही व्यक्ति प्रत्येक आश्रम में जो व्यक्ति के अपने कर्तव्य होते थे उन कर्तव्यों को करना और उस कर्तव्य को बारी बारी पूरा करके ही वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता था। तो धार्मिक भावना के विकास की बात अगर हम करें तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जो गुरुकुल में प्रत्येक कार्य था वह धर्म पे आधारित था। अर्थात गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का जो एटमॉस्फियर था, जो वातावरण था, जो शिक्षा के केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे, उस गुरुकुल का जो वातावरण था वह निश्चित रूप से इस धार्मिक भावना को विकास करने में महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रत्येक कार्य संपन्न किया, जैसे सुबह उठना है, अध्ययन अध्यापन करना है, फिर वन जाना है, लकड़ी काटना है, लाना है, भोजन पकाना है, खाना है, खिलाना है, ठीक, फिर संध्या
भजन करना है, फिर जो है गाय चराना है, भोजन बनाना है, भोजन करना है, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना है, फिर गुरु की सेवा करनी है, पशुओं की सेवा करनी है, इसके बाद विश्राम करना है। कहने का मतलब है कि जो गुरुकुल प्रणाली में या गुरुकुल के अंतर्गत जो छात्र वहां पे रहते थे, उनकी दिनचर्या इस प्रकार से बनाई गई थी जो धर्म के बिल्कुल अनुरूप थे, अर्थात धार्मिक भावना के विकास में उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। और वह चीजें जो थी वह धर्म का एक बाहरी हिस्सा था, धर्म का बहिरंग हिस्सा था, एक बाहरी हिस्सा था। और जब अंतरंग की बात करते हैं, वह जो है मोक्ष की बात करते हैं, उसका केंद्र अध्यापक था। ठीक है, अध्यापक यह छात्र को बताता था कि शरीर जो होता है वह नाशवान होता है और आत्मा अमर होती है, इसलिए हमें आत्मा की चिंता करनी चाहिए, शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। और शरीर एक साधन है जो आत्मा की उन्नति में योगदान देती है। इस प्रकार से जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की हम बात करें, गुरुकुल की बात करें, तो निश्चित रूप से धार्मिक भावना के विकास की बात करी जा रही है। वह दोनों रूप से था, अंतरंग भी था और बहिरंग था। बहिरंग में क्या था? बहिरंग में जो गुरुकुल की सामान्य दिनचर्या थी, जीवनचर्या थी, जो दिनचर्या थी, वह धर्म का बाहरी हिस्सा था, बहिरंग हिस्सा था। और गुरु के द्वारा आत्मा से परमात्मा को मिलाना, आत्मा के बारे में छात्रों को बताना, यह बताना कि आत्मा जो है नाशवान नहीं है, शरीर नाशवान है और इस शरीर के द्वारा ही हम आत्मा तक, आत्मा के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह आंतरिक हिस्सा था। दूसरी बात अगर हम करें तो गुरुकुल की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे शिक्षक के रूप में, तो निश्चित रूप से जो भी उद्देश्य थे उन सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास यहाँ गुरुकुल में किया जाता था। दूसरा उद्देश्य हमने आप लोगों को बताया था चरित्र का निर्माण करना। तो निश्चित रूप से यहाँ पे मनुस्मृति में एक बात कही गई है कि कोई व्यक्ति कम ज्ञानवान हो और वह चरित्रवान हो, वह उस व्यक्ति से बेहतर है जो ज्यादा ज्ञानवान तो है लेकिन वह चरित्रहीन है। तो इस प्रकार से चरित्र पे यहाँ ज्यादा जोर दिया गया है। चरित्र विकास को महत्वपूर्ण माना गया है, सिर्फ किताबी ज्ञान को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। शिक्षा की संरचना की बात कर लेंगे लोग। शिक्षा संस्थान के रूप में गुरुकुल एक परिषद है। संरचना किस प्रकार की है? संरचना और संगठन। अगर वैदिक शिक्षा की बात करें तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, प्रारंभिक शिक्षा परिवार में बताया भी गया था, जो 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती थी। और शिक्षा मुख्य रूप से गुरुकुल और परिषदों में चलती थी, जिसमें गुरुकुल का स्थान महत्वपूर्ण है। परिषद भी एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में आती है जो अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। अब इस संगठन के अंतर्गत जो प्रशासन और वित्त है, किसी प्रकार से संस्थान चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होगी, अर्थ की आवश्यकता होगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जो शिक्षा का वर्तमान स्वरूप दिखाई पड़ता है उसमें और वैदिक कालीन शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो मुश्किल से 150 या 200 वर्ष पुरानी है। जब अंग्रेज भारत में आए और वही 1854 का उठकर डिस्पैच जो आया, उसके बाद से जो शिक्षा प्रणाली अपने यहाँ से प्रारंभ हुई, उसी को मान लिया जाता है कि भारतीय शिक्षा का वो ठोस आधार है। कहने का मतलब है, जब वेस्टर्न लोग यहाँ पे आए, पाश्चात्य लोग यहाँ पे आए और उनके द्वारा जो शिक्षा संस्थान विकसित किए गए, शिक्षा की प्रणाली जो विकसित की गई, वो मुश्किल से 100-150 पुरानी है।
साल पुरानी है, और हम लोगों की जो शिक्षा का इतिहास है वो लगभग 25,000 वर्ष पहले है। ठीक है, और वैदिक कालीन शिक्षा की बात अगर हम करें तो निश्चित रूप से आज की शिक्षा प्रणाली और उस वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में काफी अंतर देखने को मिलता है। जो सबसे पहला अंतर है प्रशासनिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो शिक्षा है वह राज्य के नियंत्रण से मुक्त है। शिक्षा जो है राज्य के नियंत्रण से मुक्त है, पूर्ण रूप से निःशुल्क है, लेकिन दो बात सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम प्रशासन और वित्त की बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की, तो प्रशासन के अंतर्गत एक बात मान लीजिए कि सब आज के सिस्टम जैसा कोई वो नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके बाद बोर्ड बनाए गए हैं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया है, अध्यापक शिक्षण के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड बनाया गया, CBSE है। इस तरह का कोई चलन नहीं था, इस तरह का कोई भी साक्ष्य वहां पे नहीं मिलता है, और प्रशासनिक हस्तक्षेप का कोई भी उदाहरण वैदिक कालीन शिक्षा में नहीं मिलता है। यहां तक कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस तत्कालिक व्यवस्था में, वह भी गुरुकुल के क्रियाकलापों में या क्रिया प्रणाली में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे। इस शिक्षा व्यवस्था का जो सर्वप्रमुख था निश्चित रूप से वह गुरु था। जो गुरुकुल में रहता था, गुरुकुल में संचालित होने वाले समस्त क्रियाकलापों के लिए वह उत्तरदायित्व था। उस पे किसी भी प्रकार का किसी का भी नियंत्रण नहीं होता था। वह आत्म निर्णय के द्वारा ही इस गुरुकुल प्रणाली को आगे लेके जा रहा था। निश्चित रूप से वह अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा कर रहा था। तो सबसे पहली बात अगर देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात देखा जाए तो राज्य के नियंत्रण से मुक्त है। शिक्षा पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। दूसरी बात है, शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क थी। गुरुकुल व्यवस्था में आज की व्यवस्था जैसे फीस की व्यवस्था नहीं थी। आज हम लोग बीएड करने आते हैं तो 51,000 फीस देते हैं, 80,000 फीस देते हैं, BA करने आते हैं फीस देते हैं, है ना। उस तरह की चीजें नहीं थी। शिक्षा क्या थी? निःशुल्क थी। शिक्षा निःशुल्क थी तो भाई काम कैसे चलेगा? भाई गुरुकुल है, गुरुकुल में गुरु है, फीस लेना नहीं है, सारी व्यवस्था इसी को चलाना है, गुरुकुल को चलाना है, उतने सारे छात्र हैं, गाय हैं, रहने के लिए जो आश्रम बनाने हैं वो सारी चीजें हैं, कैसे होगा? कहाँ से आएगा? सबसे बड़ी चीज खाने की व्यवस्था कहाँ से होगी? तो निश्चित रूप से इसका जो स्रोत था, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यह था, जब छात्र का उपनयन संस्कार हो जाता था, निश्चित रूप से यह माना जाता था कि वह छात्र वो अपने माता पिता का संतान नहीं रहा, बल्कि शिक्षा का जो दायित्व है वो पूरे समाज का है, पूरे राज्य का है। ठीक है, और उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? समाज की होनी चाहिए। गुरुकुल के लिए भी वही चीज है। गुरुकुल कहने के तो ठीक है कि गुरु के अधीन है, गुरु जैसा चाहता था वैसा चलाता था, लेकिन यह एक मान्य ये भी था कि जो गुरुकुल संचालन हो रहे हैं वह तत्कालिक समाज में जो बालक है उनकी शिक्षा के लिए है, और उस शिक्षा का दायित्व पूरे समाज का है। निश्चित रूप से इस भावना से सामाजिकता का विकास बेहतर ढंग से हो रहा था। ठीक है, अर्थात गुरुकुल संचालन में समाज का विशेष योगदान था। ठीक है, शिक्षा तो निःशुल्क हो गई, बालक उपनयन संस्कार करा के आता था, पढ़ाई शुरू होती थी, भोजन चाहिए, भिक्षाटन करना है, इसको भिक्षा प्राप्त करता था,
दूसरी बात, जो पुराने बालक थे पढ़ के चले जाते थे, निश्चित रूप से वह विद्यालयों में कुछ दान करते थे गुरु दक्षिणा के रूप में। इसके अलावा गुरु दक्षिणा के अलावा अन्य जो संभ्रांत लोग थे, राजा थे, वह समय समय पर गुरुकुलों को दान देते थे, उपहार देते थे, गाय देते थे, जमीन देते थे, इत्यादि चीजें जो है वस्तुएं जो है गुरुकुल को दान दी जाती थी। उस दान व्यवस्था के आधार पर ही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चल रही थी। कितना बेहतर तरीका था, सोचिए। उस बालक के अंदर सामाजिकता क्यों नहीं आएगी, उस बालक के अंदर राष्ट्रीयता की भावना क्यों नहीं विकसित होगी? वह जानता है कि जब तक मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं, मेरा उत्तरदायित्व पूरे समाज ने उठाया है, पूरे राज्य ने उठाया है, तो सामाजिकता के विकास तो होगा ही, राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो होगा ही। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि जो धार्मिक भावना का विकास है, जो गुरुकुल की बाहरी दिनचर्या है, वह उसका बहिरंग भाग है, और यह धार्मिक भावना के अंतर्गत ही शामिल है। शिक्षा के उद्देश्य में भी ये चीजें महत्वपूर्ण है, सामाजिकता का विकास करना, राष्ट्रीयता का विकास करना। तो एक एक जो चीजें स्टेप्स चलाई जा रहे थे, जो क्रियाकलाप किए जा रहे थे गुरुकुल में, वह इस प्रकार से किए जा रहे थे कि बालकों का विकास हो, चरित्र का विकास हो, राष्ट्रीयता का विकास हो, सामाजिकता का। सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं, जैसे आजकल क्या है, पढ़ाने की बात जाता है, सामाजिक दायित्वों को बताने की बात जाता है, वहां पे क्या है, अनुभव करने की बात जाता है, महसूस करने की बात जाता है, ये ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नियंत्रण से मुक्त थी, पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, तो काम कैसे चलता था, तो निश्चित रूप से सबसे भिक्षावृत्ति वाली जो बात थी बहुत महत्वपूर्ण थी। कृषि कार्य भी हुआ करता था गुरुकुलों में, भिक्षावृत्ति थी, पाला जाता था और भिक्षा प्राप्त करता था, उस भिक्षा से ही भोजन बनता था और भोजन किया जाता था। ठीक, इसके अलावा मैंने बताया, चर्चा भी किया था, जो पुराने छात्र थे गुरुकुल से शिक्षा पूरा कर लेते थे, वो गुरु दक्षिणा देते थे, साथ ही साथ दान उपहार जो गुरुकुलों को प्राप्त होता था, वह गुरुकुलों की आय का मुख्य साधन था। एक और चीज है, थोड़ा सा आपको बता दें कि कुछ गुरुकुलों को कुछ राजाओं द्वारा जमीनें दी गई थी और ये कहा गया था, गांव दे दिए गए थे कि उस गांव से प्राप्त संपूर्ण आय उस गुरुकुल को प्राप्त होगी। ठीक है, अर्थात गुरुकुलों के पोषण हेतु गांव उनके साथ जोड़ दिए थे, गांव को ही उनको दान दिया जाता था, ऐसी प्रथा थी, और उन गांवों को ब्रह्मपुरी कहते थे। ऐसे गांवों को ब्रह्मपुरी कहा जाता था। ये ब्रह्मपुरी वो गांव हुआ करते थे जो गुरुकुलों को दान दिए जाते थे, अर्थात उसकी आय का समस्त भाग गुरुकुल को ही प्राप्त होता था। ठीक है, ऐसे गांव को ब्रह्मपुरी कहा जाता था। इसी प्रकार का जो था कि विद्या के प्रसार के लिए, अर्थात शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ब्राह्मणों को भी गांव दिए जाते थे। ठीक है, ब्राह्मणों को भी गांव दिए जाते थे। ऐसे गांव को अग्रहार कहते थे। अग्रहार, ये दोनों चीजें जो है शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, गुरुकुल से जुड़ी हुई है, शिक्षा से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा इस चीज को। तो ब्रह्मपुरी कौन सा है? ऐसे गांव जो गुरुकुलों को दान दिए जाते थे, उसकी समस्त आय पर गुरुकुल का अधिकार होता था, ब्रह्मपुरी कहते थे। अग्रहार ऐसे ब्राह्मण जो शिक्षा के प्रचार, ऐसे कुछ ब्राह्मणों को शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कुछ गांव दान दिए जाने की बात सामने आती है, खासकर ये दक्षिण भारत की बात करने का है। ठीक है, दक्षिण भारत में ये चीजें थी, सामने आती है, उसको अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, तो जो शिक्षा की बात अगर हम कर रहे थे, वैदिक कालीन शिक्षा की बात कर रहे थे, प्रशासन की बात कर रहे थे, वित्त की बात कर रहे थे, तो प्रशासन के मामले में अगर देखा जाए तो राज्य के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। वित्त की बात करें तो पूर्ण रूप से निःशुल्क है, छात्रों से किसी प्रकार का पैसा या धन नहीं
लिया जाता था, नहीं प्रवेश की किसी प्रकार की रोक थी। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, बात करें तो प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम की बात करें, भाषा, व्याकरण, द्वंद्वशास्त्र, गणना, सामान्य ज्ञान और सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था और पाठ्यचर्या में इसको स्थान दिया गया था। उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें जो है नीति कहानियों को जोड़ दिया गया था। उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा को दो भाग में बांटा गया था। एक सामान्य शिक्षा, उच्च शिक्षा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो दो चीजें हैं, एक सामान्य शिक्षा की बात करते हैं हम लोग और दूसरा है विशिष्ट शिक्षा की बात करते हैं। सामान्य शिक्षा के अंतर्गत संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण तथा धर्म व नीति शास्त्र की शिक्षा इत्यादि को शामिल किया गया था। यह सभी के लिए था, सब हर किसी के अनिवार्य था। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा थी जिसमें वैदिक साहित्य तथा विभिन्न ग्रंथ, कर्मकांड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कला कौशल, राजनीति शास्त्र, भूगोल शास्त्र इत्यादि को शामिल किया गया था। और विशिष्ट शिक्षा का चुनाव जो है उत्तर वैदिक काल में आते आते विशिष्ट शिक्षा का चुनाव वर्ण के अनुसार किया जाता था। ठीक है, चूंकि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो आध्यात्मिक विकास था, तो आध्यात्मिक विकास की बात करने के लिए शिक्षा के दो क्षेत्र की बात महत्वपूर्ण करते हैं हम लोग। एक है परा और एक है अपरा। ठीक है, परा और अपरा दो प्रकार के विधियों का प्रचलन था। परा के अंतर्गत ये क्या था, आध्यात्मिक ये क्या है, भौतिक। ठीक है, परा के अंतर्गत जो है प्रमुख उद्देश्य था इसका आध्यात्मिक विकास करना। जो परा ज्ञान था, के अंतर्गत बात करें तो यहाँ का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास करना। और इस आध्यात्मिक विकास के लिए धर्म, जीव, आत्मा, परमात्मा, पुराण, दर्शन, वेद, वेदांग, नीति शास्त्र इत्यादि का अध्ययन यहाँ पे किया जाता था। अपरा के अंतर्गत भौतिक या लौकिक जगत या भौतिक जगत, जो भौतिक जीवन में या लौकिक जगत में जो उपयोगी वाली चीजें थी या पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनको शामिल किया गया था, जैसे अंकशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, विज्ञान इत्यादि को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। मुख्य रूप से अगर शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का स्वरूप देखा जाए तो पूरा वैदिक कालीन का शिक्षा जो परा और अपरा दो भागों में विभाजित था। और यह वहीं से आता है जो मैं पहले ही बताया था कि एक धर्म का अंतरंग है और एक धर्म का बहिरंग है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे शामिल हैं। शिक्षा विधियां की बात करते हैं।